ओके। हम लोग सीजर पढ़ रहे थे। सीजर, सीजर्स एंड एपिलेप्सी, यानी कि झटके और मिर्गी। एपिलेप्सी को हम लोग मिर्गी के नाम से हिंदी में जाना जाता है। और इसमें हम लोग ये बात किए थे कि जो सीजर्स होते हैं, जो झटके होते हैं, वो जैसे करंट जो है कंफ्यूज हो जाती है, जो ब्रेन में जनरेट हो जाती है, होती है कि कहाँ जाना है। इसमें हम लोग बात किए थे कि दो तरह के सीजर्स होते हैं। एक तो हम लोग फोकस सीजर की बात किए थे, ये फोकल होते हैं। और दूसरा जनरलाइज्ड। जनरलाइज्ड तो बोला जाता है जब दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को इन्वॉल्व कर ले। एक ही सेरेब्रल हेमिस्फीयर के किसी एक पॉइंट को अगर इन्वॉल्व करे तो फोकस। और फोकस में हम लोग बात किए थे कि एक एक ऐसा झटका जिसमें पेशेंट जो है होश में रहे, विथ कॉन्शियसनेस। विथ कॉन्शियसनेस, या इसी को बोला जाता है विथ इंटैक्ट अवेयरनेस। कि पेशेंट यानी कि जिस व्यक्ति में झटके हो रहे हैं वो अवेयर है, होश में है। दूसरा है कि इंटैक्ट की जगह है जैसे इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट अवेयरनेस, कि जिसमें व्यक्ति जिसमें हो रहा है झटका वो होश में न रहे। या फिर इसको विथ, ये विथ है और ये विदाउट कॉन्शियसनेस। विदाउट कॉन्शियसनेस यानी होश में नहीं रहते हैं। ठीक है, ये बातें हम लोग कल किए थे। इस तरह के सीजर की हम लोग बात किए थे। तो आज हम लोगों को जनरलाइज सीजर की बात करनी है, यानी कि एक ऐसा सीजर जो शुरू तो होगा एक फोकस से ही, लेकिन इन्वॉल्व कर लेता है दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को। उसके पहले एक टर्म हम लोगों को देखना है, एक शब्द है, दैट इज इक्टल फेज। इक्टल फेज, इक्टल फेज क्या होता है? तो इक्टल फेज उस फेज को बोलते हैं, उस फेज को जिस फेज में जैसे झटका आ रहा है, जिस फेज में सीजर्स आ रहे हैं, तो सीजर्स जैसे बढ़ रहा है। जैसे आप देखेंगे कि पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल रहता है, ये नॉर्मल पेशेंट। ठीक है, इनकी जब आप ईईजी कराएंगे, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, तो जो वेव्स होती हैं बिल्कुल ऐसे नॉर्मल जैसे चल रहे हैं। लेकिन जब एबनॉर्मल होता है तो ये जो झटके आने शुरू होते हैं, तो इस झटके का ये जो हाईएस्ट और मिड पॉइंट है, हाईएस्ट और मिड पॉइंट, इसी को इक्टल फेज बोलते हैं। ठीक है, ईईजी में जब आप इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी कराएंगे तो ये वेव्स ऐसे नॉर्मल चल रही थी, अचानक से ऐसे एब्रप्ट आएंगी, अचानक से बढ़ी हुई आती हैं। जब ईईजी कराई जाएगी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे इक्टल फेज का इंपॉर्टेंस होता है, महत्व होता है। इट इज, इट इज मिडिल, इट इज मिडिल फेज ऑफ, इट इज मिडिल फेज ऑफ सीजर, यानी कि झटके का ये मिडिल फेज होता है। व्हेन, जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अपने इंटेंस पोजीशन पे होती है, यानी कि एकदम मैक्सिमम होती है। व्हेन पर्सन या पेशेंट, क्योंकि ये बीमार लोगों में होता है। व्हेन पेशेंट फीलिंग, पेशेंट फीलिंग इंटेंस, इंटेंस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये जो फेज है, ये जो फेज है, इसको इक्टल फेज के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस होता है, इसका महत्व होता है कि कई बार कुछ तरह के सीजर्स में, कुछ तरह के झटकों में, इस इक्टल फेज के बाद लोग होश में रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। कुछ झटकों में इक्टल, इक्टल फेज के बाद जैसे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं, बेहोश टाइप के रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपको ऑप्शन में ये बात मिलेगी
पोस्ट इक्टल कॉन्शियसनेस या पोस्ट इक्टल मोशनलेस या कंफ्यूजन जैसा जिस झटके में मिलेगा उस तरह की बात होगी। तो इक्टल फेज हम लोग इस शब्द को बार बार यूज करेंगे। ठीक है, अगली बात हम लोग जनरलाइज्ड सीजर को देखने जा रहे हैं। पिछले साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था AIA PGT में। क्वेश्चन क्या था अभी हम लोग उसकी बात करेंगे। देयर इज जनरलाइज्ड सीजर झटके। तो इसकी भी डिफिनेशन वही होती है। ये जो सीजर है स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट से भी शुरू होता है। जैसे फोकल सीजर में हम लोग बात किए थे कि वो भी एक पॉइंट पे ही शुरू होता है और एक पॉइंट पे ही रह जाता है। लेकिन ये एक पॉइंट से शुरू तो होता है और तुरंत ही इमीडिएटली इन्वॉल्व बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को तुरंत इन्वॉल्व कर लेता है। जैसे हम लोग कल बात किए थे कि ये जैसे किसी पर्सन का जैसे ब्रेन है, तो यहाँ से झटका शुरू हुआ तो ये फोकस है और इसमें भी शुरुआत वैसे ही होती है। बस फोकस में क्या था कि जब इस ब्रेन को हम लोग जैसे सामने से जब देखते हैं, सामने से सेरेब्रल हेमिस्फीयर को ऐसे घुमा दिए, सामने से देखा जा रहा है किसी व्यक्ति को तो दो दिखता है, ये दो अलग अलग सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। तो सामने से ऐसे ही दिख रहा है। तो इसमें जो है इसमें ये जब शुरू होता है एक फोकस से शुरू होता है। ये फोकस है जहां से झटका शुरू हुआ है और तुरंत ही इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर को तो इन्वॉल्व ही करता है, इसको भी इन्वॉल्व कर लेता है। ठीक है, इन्वॉल्व इमीडिएटली, समय नहीं लगता है, इमीडिएटली बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को ये इन्वॉल्व कर लेता है। तो इस तरह का अटैक, इस तरह का सीजर जिसमें दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर इन्वॉल्व हों उसको जनरलाइज सीजर बोलते हैं, और जिसमें केवल एक फोकस ही केवल इन्वॉल्व हो उसको फोकल सीजर बोलते हैं। फोकल सीजर में हम लोग बात किए थे कि विथ इंटैक्ट या इम्पेयर्ड अवेयरनेस, दो तरह का, इंटैक्ट अवेयरनेस या इम्पेयर्ड, यानी कि विद कॉन्शियसनेस या विदाउट कॉन्शियसनेस। हम लोग इसकी बात करने जा रहे हैं। टाइप्स, जनरलाइज सीजर के टाइप्स की बातें हम लोग करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ जनरलाइज सीजर। टाइप्स ऑफ जनरलाइज्ड सीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेडिकल अफसर के एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन था और AIA PGT में भी जनरलाइज सीजर से ही था। तो बातों को ध्यान से आराम से समझेंगे और क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आए थे वो हैरिसन से ही आए थे और हम लोग हैरिसन से ही बातों को समझने जा रहे हैं। तो जो पहले टाइप का सीजर है, जनरलाइज सीजर में जो पहले टाइप का है, इसको टिपिकल शब्दों पे ध्यान देंगे। टिपिकल एब्सेंस सीजर के नाम से जाना जाता है। टिपिकल एब्सेंस सीजर। ठीक है, नाम में थोड़ा अगर ध्यान दिया जाए तो एक ऐसा झटका जिसमें झटका एब्सेंट हो। ठीक है, एब्सेंस सीजर।
यानी कि एक इस तरह का सीजर है जिसमें जो कन्वल्जन्स होते हैं, जिसे जनरली हम लोग जानते हैं कि झटके में पूरी बॉडी हिल जाती है, तो वो एब्सेंट होगा। तो नाम में ही है टिपिकल एब्सेंस सीजर। इसमें क्या होता है? तो इसमें ये होता है देयर इज सडन। सडन का मतलब अचानक से। ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब कि बस थोड़े देर के लिए, छोटा सा। जैसे आप देखते होंगे कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखा रहता है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, इस तरह के। ठीक है, तो सडन एंड ब्रीफ, ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस, यानी कि थोड़ी देर के लिए पेशेंट का, बस थोड़ी देर के लिए कॉन्सियसनेस लॉस होती है, विदाउट या नो, विथ विथ नो विथ नो लॉस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, मस्कुलर कंट्रोल की बात हो रही है। इसको और इजी वे में हम लोग लिखेंगे, इसको और इजी वे में हम लोग अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे कि देयर इज ए लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस, एक ऐसा झटका जिसमें लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस हो विथ कंट्रोल ऑन मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यूजुअली इनका भी जो टाइम होता है, टाइम ये 1 से 2 सेकंड के लिए ही होता है, 1 से 2 सेकंड के लिए ही होता है। आपको लगेगा कि ये तो जो हम लोग कल बात किए थे फोकल में इम्पेयर्ड अवेयरनेस वाला, बिल्कुल उसी के जैसा लग रहा है कि वहाँ हम लोग जैसे कल बात किए थे कि पेशेंट का थोड़ी देर के लिए इन्वायरमेंट से कांटेक्ट टूट जाता है, स्पेशली जैसे विजन या सुनने वाला। इसमें क्या है कि पेशेंट का भी जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, जो अवेयरनेस है कि हाँ यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, खुली हवाएं हैं, गाड़ी खड़ी है, लोग खड़े हैं, ये जो कॉन्शियसनेस है ये थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन पेशेंट जो है कहीं कंट्रोल उनका नहीं गड़बड़ होता है, जैसे खड़े हैं तो खड़े ही रहेंगे। उसमें हम लोग बात किए थे कि जैसे चलने लगते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं, या चीविंग मोशन होने लगता है, चीविंग मोशन होने लगता है। चीविंग मोशन इसमें भी हो सकता है। ठीक है, मे बी चीविंग मोशन, मे बी चीविंग। हेरिसन में ये बात लिखी गई है कि जो हो सकता है कि जब कॉन्शियसनेस लॉस हो, पेशेंट का जब कनेक्शन टूटे इन्वायरमेंट से, तो जो मसल्स पे जो कंट्रोल है, अब आप सोचेंगे कि मसल्स पे कंट्रोल होने से क्या मतलब है? जैसे देखिए, अगर हम लोग जैसे खड़े हैं तो मसल्स पे, जो लेग की मसल्स हैं, तो उन पे कंट्रोल है कि उनमें एक टेंशन बना हुआ है, एक टोन बना हुआ है। अगर वो टोन गायब हो तो तुरंत गिर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए लॉस ऑफ कंट्रोल इसमें नहीं होता है, यानी कि पेशेंट का जो जो पोस्चर है, ठीक है, इस बात को भी लिखेंगे कि विदाउट 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 लॉस ऑफ पोस्चरल कंट्रोल, कि जो पोस्चरल कंट्रोल है वो लॉस नहीं होता है। जो पोस्चर है, ठीक है, जो पोस्चर है, एकदम खड़े हैं खड़े ही रहेंगे, बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, जो पोस्चर है वो मेंटेन रहता है। बस खड़े खड़े ही बेहोश हो लिए जैसे, और किसी को पता भी नहीं चला, इस तरह की बात, 1-2 सेकंड के लिए। तो फिर अंतर क्या है इसमें और उसमें? ठीक है, अंतर इक्टल फेज का है, इक्टल फेज का, यानी कि जो मिड फेज होता है झटके का, उसके बाद जब वो फेज खत्म होता है, जिसको पोस्ट इक्टल फेज बोला जाता है।
कि जो पोस्ट इक्टल फेज होता है, पोस्ट इक्टल फेज में जो पेशेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट इज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस यानी कि बेहोश नहीं होते हैं, उसमें लिख लेंगे जो फोकल की हम लोग बात किए थे, और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इम्पेयर्ड अवेयरनेस वाले में जो दूसरा वाला था, इम्पेयर्ड अवेयरनेस, इम्पेयर्ड अवेयरनेस, या किसी को हम लोग विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के नाम से भी लिखे थे, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। उसमें क्या होता है कि जो पोस्ट इक्टल फेज होता है, पोस्ट इक्टल फेज के बाद पेशेंट का चेतना जैसे काम नहीं कर रही होती है, थोड़ी देर के लिए दिमाग नहीं काम कर रहा है, मोशनलेस होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, मोशनलेस या कंफ्यूज रहते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं रहते हैं, पूरे होश में रहते हैं, यही अंतर है। ठीक है, ये भी बस थोड़ी ही देर के लिए होता है, और ये इंपॉर्टेंट। यानी कि एक ऐसा सीजर जिसमें सीजर ही नहीं आते, टिपिकल। टिपिकल का मतलब कहीं खड़े हैं और थोड़ी देर के लिए कनेक्शन टूट गया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गए, इन्वायरमेंट से कनेक्शन टूट गया और पोस्चर मेंटेन है। उसमें क्या होता है कि या तो चलने लगते हैं या चीविंग मोशन होने लगता है। चीविंग मोशन इसमें भी होता है लेकिन बहुत रेयर है। ठीक है, और उसमें जैसे हम लोग बात किए थे कि कई बार जैसे सॉलो भी करने लगते हैं कि कुछ घोंट रहे हैं, अपने से घोंट रहे हैं, घोटे जा रहे हैं, कुछ है भी नहीं, और थोड़ी देर के लिए इसे देखते रहते हैं, क्या जैसे काम नहीं कर रहा है दिमाग उसमें। इसमें पेशेंट तुरंत जो है होश में आ जाते हैं, 1-2 सेकंड के लिए कनेक्शन टूटता है और तुरंत एक्टिव रहते हैं। ये पहला अंतर, और ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये पहली टाइप हो गई, टिपिकल एब्सेंस सीजर। दूसरा टाइप, दूसरा टाइप जो सीजर का है वो है एटिपिकल एब्सेंस सीजर, इसी के नाम पे है एटिपिकल। दूसरा है एटिपिकल। टिपिकल तब बोला जाता है कि जो झटका झटके की तरह आए, अचानक से सडन आए, सडन, और थोड़ी देर के लिए आए। लेकिन अब सीजर ऐसा आ रहा है कि सीजर की तरह लग ही नहीं रहा है, तो उसको एटिपिकल बोलते हैं। और एटिपिकल यानी कि झटका झटके की तरह है ही नहीं, और एब्सेंस है, एब्सेंस है, इसमें भी कन्वर्जन या सीजर्स एब्सेंट होते हैं, एब्सेंस सीजर। तो इसमें अंतर क्या है? पहला अंतर यही है कि इसमें सडन होता है, इसमें टेक्स लॉन्गर ड्यूरेशन। ये जो होता है ये ज़्यादा लंबा समय लेता है शुरू होने में, टेक्स लॉन्गर, लॉन्गर ड्यूरेशन फॉर ऑनसेट। ऑनसेट यानी कि धीरे धीरे, स्लो, स्लो ऑनसेट इसको बोला जाता है, कि धीरे धीरे शुरू होता है। और ये दूसरा डिफरेंस कि ये ब्रीफ होता है, बस थोड़ी देर के लिए ही अटैक होता है। और यहाँ पे जैसे ब्रीफ नहीं बल्कि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, यानी कि ज्यादा देर समय के लिए होता है। ठीक है, तो स्लो ऑनसेट एंड लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, यानी कि जो झटका आया है वो ज्यादा देर के लिए एग्जिस्ट करता है, मे बी मेनी मिनट, मिनट्स से लेकर के घंटों तक हो सकता है। ठीक है, घंटों तक हो सकता है, इसीलिए नाम है एटिपिकल। तो बातों को अभी साथ में ही याद करते हुए चलिए, नहीं तो बाद में जैसे लगता है कि कैसा कैसा नाम है, याद नहीं हो रहा है। तो टिपिकल एब्सेंस सीजर यानी कि टिपिकल है, जो सडन और ब्रीफ होना चाहिए वो है, लेकिन सीजर एब्सेंट है,
यानी कि पेशेंट का केवल कॉन्शियसनेस गायब होता है और पोस्चरल कंट्रोल मेंटेन रहता है। इसमें भी पोस्चरल कंट्रोल मेंटेन रहता है, लेकिन अंतर क्या है कि ये एटिपिकल है। एटिपिकल का मतलब ये ज़्यादा समय लेता है शुरू होने में और थोड़ी देर के लिए न होकर के ज़्यादा समय के लिए रहता है, इसीलिए इसको एटिपिकल बोलते हैं। ठीक है, अगला अगला टाइप, तीसरा। ये टाइप से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और केस बना करके दिए जाते हैं। बिल्कुल यही लाइन दी जाती है कि एक पेशेंट है, इसमें इस तरह की बातें मिल रही हैं, इस तरह का सिम्टम मिल रहा है, तो आपके हिसाब से कौन से टाइप का सीजर है, यही क्वेश्चन रहता है। या यूपीजीटी में यही क्वेश्चन था। तीसरा, जनरलाइज्ड 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 टोनिक क्लोनिक सीजर। जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर। ठीक है, तो एक लाइन लिखेंगे कि दिस इज द, सभी सीजर में से मोस्ट कॉमन टाइप यही होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे ज्यादा यही होता है। और इसके पीछे जो वजह होती है, काज जो होता है, वो मेटाबॉलिक डिस्टरबेंसेस होते हैं। मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस होते हैं। मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस में जैसे किसी में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, तो भी झटके आ सकते हैं। झटके आ सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, ब्लड में शुगर की मात्रा घट जाए, कम हो जाए तो भी, या कैल्शियम घट जाए, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम घट जाए तो भी झटके आ सकते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। या विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाए तो भी इस तरह के झटके आ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इस शब्द को समझते हैं। टोनिक, पहली बात तो जनरलाइज की बात हम लोग करेंगे। जनरलाइज का मतलब एक ऐसा सीजर जो जनरलाइज्ड सीजर में भी जनरलाइज्ड है। जनरलाइज्ड का हम लोग कैटेगरी पढ़ रहे हैं। जनरलाइज का मतलब कि एक ऐसा सीजर जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को इन्वॉल्व करे। तो फिर जनरलाइज्ड क्यों लिखा गया? तो फिर जनरलाइज्ड ऐसा लिखा गया कि एक ऐसा सीजर जो पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करता है, पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व होगी, जनरलाइज्ड। टोनिक का मतलब कि जो मसल्स का जो टोन है, जैसे देखिए कि ये मसल्स हैं, इनमें एक टोन है, एक तनाव है, इसको खींच रहे हैं और मान लीजिए इसका टोन बढ़ता जाए तो और मुश्किल से खिंचाएगा, और टोन बढ़ जाए तो एकदम खिंचाएगा ही नहीं, टोन। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसा सीजर जिसमें मसल्स का टोन बढ़ जाएगा। क्लोनिक का मतलब होता है कि सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन कॉन्ट्रैक्शन जिसे जर्क लगते हैं, झटके लगते हैं। तो एक ऐसा सीजर जो पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करेगा और जिसमें मसल्स के टोन बढ़ जाते हैं, यानी कि एकदम अचानक से बहुत रिजिड हो जाता है, टोन बढ़ जाते हैं। और क्लोनिक भी होता है कि बीच बीच में से झटके आते हैं, सडन सडन कॉन्ट्रैक्शन, झटके आएंगे पूरे। ठीक है, तो इसमें होता यह है कि इसका जो ऑनसेट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सडन ऑनसेट होता है कि कहीं घूमने गए हैं, ऑनसेट जो होता है, ऑनसेट सडन होता है, अचानक से होता है। सडन ऑनसेट कि कहीं घूमने गए हैं, कहीं गाड़ी पे चल रहे हैं, कहीं पार्टी में हैं, अचानक से झटका आ गया, कहीं रोड पे चल रहे हैं, सडन ऑनसेट विदाउट विदाउट एनी वार्निंग। एनी वार्निंग का मतलब विदाउट ऑरा, विदाउट एनी वार्निंग का मतलब यहाँ पे है कि विदाउट
ऑरा, इसमें पेशेंट को पता नहीं चलता है कि आंख फड़फड़ा रही है, फिंगर्स जो है नम हो रहे हैं, झंझना रहे हैं, तो झटका आने वाला है, पता नहीं चलता है, इसमें कोई वार्निंग नहीं होती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, शुरुआत कहाँ से होती है, ये जो टोनिक स्पाज्म है, टोनिक स्पाज्म पहले तो पोस्चुरल डैमेज होता है कि जैसे खड़े हैं, ठीक है, तो एकदम मसल्स टाइट हो गए, एकदम टाइट हो गए, तो उस टाइटनेस में गिर जाते हैं। ठीक है, कि जैसे थोड़ा सा पोस्चर मेंटेन होने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन एकदम एकदम टाइट हो गए, एकदम टाइट। अब जैसे लाठी है, लाठी या बांस है, उसको खड़ा करिए तो गिर जाएगा, एकदम टाइट हो जाए। तो बिल्कुल उसी तरह की चीज कि ऐसे खड़े खड़े एकदम गिर जाते हैं, खड़े खड़े गिर जाते हैं। ठीक है, और गिरने के बाद से जो लैरिंग्स, ये स्पाज में जाता है और गले से आवाज निकलने लगती है, अजीब तरह की आवाज निकलती है, बहुत तेज आवाज निकलती है। ठीक है, तो इसका जो ऑनसेट है ये सडन होता है, और यहाँ पे जो लैरिंग्स है, जो लैरिंग्स है, जो वॉइस बॉक्स है, ये लैरिंग्स, पहले लैरिंग्स स्पाज्म में जाता है। स्पाज्म का मतलब टोन इसका बढ़ जाता है, टोन कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस वजह से पेशेंट में बहुत तेज आवाज आती है, लाउड मोर्निंग। मान लीजिए फ्रेंड के साथ घूमने गए हैं पार्क में, झटका आ गया, अचानक से गिर गए और आवाज आने लगी, गले से आवाज आने लगी, बहुत नॉन स्पेसिफिक टाइप की आवाज होती है। ठीक है, लोग डर जाते हैं कि ये कैसा आवाज आ रहा है, गले से कैसा आवाज आ रहा है। ठीक है, उसके साथ यहाँ की जो मसल्स हैं, जो जा की मसल्स हैं, ये जबड़े को जो चलाती हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। जो जा मसल हैं, जो जा की जो मसल है, जा की जो मसल हैं, इनका भी टोन इंक्रीज कर जाता है, टोन इंक्रीज कर जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, तो जिसकी वजह से ये जाम हो जाता है। और जाम ऐसे होता है कि अगर जीभ बाहर निकली है तो ये जीभ कट जाती है खुद, इतना टाइट हो जाता है ये। ठीक है, कि जा जो है ये एकदम टाइट हो जाता है, यहाँ के जो मूवमेंट्स होने चाहिए, जैसे जो मूवमेंट है, ये मसल्स एकदम स्टिफ हो जाती हैं, एकदम कोई कोई मूवमेंट नहीं, ज्यादातर टंग कट जाती है, टंग बाइट, खुद ही पेशेंट की जो टंग है वो जीभ कट जाती है। ठीक है, और यहाँ से जो सलाइवा निकल रहे होते हैं, जो सलेवरी ग्लैंड है, सलाइवा तो निकाल रही होती हैं, और वो सलाइवा यहीं से गिरने लगता है। ठीक है, क्योंकि अब ये टाइट हो गया है और सलाइवा जो माउथ में जो है वो यहीं से गिरता है, ड्रिबलिंग, सलाइवेशन होने लगता है, सलाइवेशन, सलाइवेशन, सलाइवेशन होने लगता है। और क्या होता है, सबसे कॉमन यही है, जिसे जनरली आप सुने होंगे। एक और बात लिखेंगे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात, कि इसमें जो इक्टल फेज होता है, इक्टल फेज जो होता है, इक्टल फेज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये 1 मिनट का होता है, यानी कि ये झटके 1 ही मिनट तक आते हैं, ये सारे इवेंट 1 ही मिनट में होंगे। जनरली हम लोग के यहाँ जैसे लोग बोलते हैं कि मिर्गी आती है इनको, तो मिर्गी में आप देखे होंगे कई बार लोग गिर जाते हैं, और गिर करके इसी तरह की बात हुई कि गले से आवाज आ रही है, सलाइवा गिर रहा है इधर से, और जो आंखें हैं, आंखें जो, जैसे ये मान लीजिए कि ये आई है, ये मसल्स हैं आंखों की, किनारे से हम लोग देख रहे हैं किसी व्यक्ति को, ऐसे खड़ा करके हम लोग उनकी आंखों को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये जो आंखें हैं, ये जो आई आर्बिट है, ये आई आर्बिट, ठीक है, इसमें किनारे किनारे जैसे यहाँ पे मसल्स होती हैं, ये मसल्स होती हैं, और ये जो है यहाँ पे लेंस होता है, लेंस होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो यहाँ की मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं, यानी कि टोन इंक्रीज कर जाता है,
टोन इंक्रीज कर जाता है, जिससे जो मसल हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। अब इस बात को समझेंगे, क्योंकि जब आप चेक करेंगे पेशेंट को, तो देखें देखें आगे दिखाओ, तो जो प्यूपिल होगी, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये इधर खींच जाएगी, ये इधर खींचेगी, वो उधर खींचेगी, तो जो प्यूपिल है ये डायलेट हो जाती है। ठीक है, तो जो इसमें सिम्टम आपको मिलेंगे, ये दरवाजा ज्यादा खुल गया है, प्यूपिल डायलेटेड, प्यूपिल जो होती हैं ये डायलेट होती हैं, डायलेटेड। ठीक है, तो अब इस पेशेंट को जब आप देखेंगे, तो मान लीजिए कि गले से आवाज आ रही है, सारे इवेंट एक ही मिनट में होंगे, एक ही मिनट में गिर गए अचानक से, बहुत एकदम टाइट हो गई है बॉडी रिजिड, और बीच में क्लोनिक भी हो रहा है, झटके भी आ रहे हैं, चट क्लोनिक। ठीक है, सलाइवा गिर रही है, टंग बाइट हो गया है, गले से आवाज आ रही है, डर जाते हैं लोग, कह रहे क्या हो गया, अभी तो हमारे साथ हॉस्टल से निकले थे, अभी अभी तो नॉर्मल थे, या नई नई फ्रेंडशिप हुई है। तो लोग बताएंगे पता नहीं था भाई तुम्हारे साथ ऐसा होता है, तो हम लाए नहीं होते। ठीक है, एक और चीज कि इसमें रेस्पिरेटरी मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं, डायफ्राम, वो भी तो मसल ही है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, जैसे जैसे मान लीजिए कि ये डायफ्राम है, और इसके ऊपर ये फेफड़े रखे हुए हैं, ये फेफड़े हैं। ठीक है, तो डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, टोन इंक्रीज कर जाती है, टोन इंक्रीज हो जाती है, यानी कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और यही मेन रेस्पिरेटरी मसल है। इस वजह से पेशेंट में जैसे स्टर्टुअस ब्रीदिंग होने लगती है, जैसे भूखे हुए हैं ब्रीदिंग के, तो एकदम सांस भी अजीब अजीब सी, लेकिन पूरी नहीं आ पाती है, क्योंकि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट है इस तरह से, और गले से आवाज आ रही है। ठीक है, और जो हार्ट है ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये भी मसल्स का ही तो बना हुआ है, और इस वजह से पल्स बढ़ जाती है, पल्स इंक्रीज कर जाती है, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी भी इंक्रीज कर जाता है, और सही से ऑक्सीजन आ ही नहीं पाता है, क्योंकि न हार्ट सही से काम कर पा रहा है, न मेन रेस्पिरेटरी मसल्स काम कर पा रही हैं, और एकदम पूरी बॉडी रिजिड हो गई है एकदम। ठीक है, इस वजह से पेशेंट में थोड़ी देर के बाद देखा जाता है कि शरीर नीला पड़ने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, साइनोसिस इंपॉर्टेंट सिम्टम है, साइनोसिस इसी में होता है, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर में। ठीक है, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, जो हम लोगों के यहाँ नॉर्मली मिर्गी के नाम से जाना जाता है। लोग गिर गए, अब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चप्पल जूता सूंघा रहे हैं, ऐसा होता है, सूंघाते हैं, तो उससे होता नहीं है कुछ। ठीक है, बस होता ये है कि इसका 1 मिनट पास हो जाता है, तो उनको लगता है कि वो टाइम पास कर रहे हैं, जैसे 1 मिनट तक चप्पल जूता सूंघा के वो तब तक टाइम खत्म, नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे नहीं होता है कुछ, कि जूता सूंघाएं चप्पल सूंघाएं, बस इक्टल फेज 1 ही मिनट तक होता है। अगली बात कि जब पोस्ट इक्टल फेज होता है, पोस्ट इक्टल फेज जब बाद में नॉर्मल होंगे, तो मसल्स में इतना कॉन्ट्रैक्शन हो गया रहता है कि मसल्स एकदम रिजिड हो गई रहती हैं, बहुत एकदम टाइट। उस वजह से पेशेंट में हेडक रहता है, लोग बताते हैं कि यार सब सर में और सब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक है, अब ठीक है, लेकिन सर में दर्द है, ये बाद में बताएंगे कि सर में दर्द है, और पूरा शरीर में दर्द रहता है थकावट से, क्योंकि पूरी मसल्स एकदम टाइट हो गई रहती हैं। ठीक है, फटीग बताएंगे, बहुत बहुत दर्द है पूरे शरीर में, थकावट सी लग रही है। ठीक है, ये जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं। अगला टाइप, अगला टाइप फोर्थ, फोर्थ एटोनिक, यही आया था AIAPGT में, एटोनिक सीजर।
नाम में पहले देखेंगे कि जैसे टोन की हम लोग बात किए कि टोन होता है। अब ये मान लीजिए कि इस मसल में टोन ही खत्म हो जाए, तो एकदम टोन ही खत्म हो जाए तो एकदम ढीली हो जाएगी, एकदम स्लगिश हो जाएगी, एकदम स्लगिश हो जाएगी। अब जैसे हम खड़े हैं तो हमारा सर सीधा है, पोस्चर मेंटेन है। अब गर्दन वाली ये जो मसल्स हैं, इनका टोन खत्म हो जाए, गर्दन गिर जाएगी। पैर की जो पोस्चरल मसल्स हैं, ये इनका टोन खत्म तो हम ही गिर जाएंगे पूरा। ठीक है, तो इसमें यही होता है, इसमें ये होता है कि देयर इज सडन, सडन होता है अचानक, सडन लॉस ऑफ, सडन लॉस ऑफ पोस्चुरल, पोस्चुरल कंट्रोल। सडन होता है कि जो पोस्चर मेंटेन करने के लिए जो कंट्रोल है, ये लाइन पूछी गई थी, पूछा गया था कि एक ऐसा पेशेंट है जिसमें सडन लॉस हो रहा है पोस्चरल कांटेक्ट का, तो पोस्चरल कंट्रोल है वो अचानक से गायब हो जा रहा है। ये इस तरह के लोग ऐसे होते हैं कि कहीं गए हैं, कहीं खड़े हैं तो खड़े खड़े गिर जाते हैं एकदम। ठीक है, या ज्यादातर स्टूडेंट में भी इस तरह के झटके देखे गए हैं। ये ऐसे होता है, इसका जो टाइम होता है, टाइम ये 1 से 2 सेकंड ही होता है, बस ये झटके 1 से 2 सेकंड के लिए ही होते हैं। ये गिरे उसके बाद से तुरंत होश में आ जाते हैं, पोस्ट इक्टल के बाद पूरा नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें स्टूडेंट में ये देखा गया है कि जैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किताब लेकर के पढ़ रहे हैं, अब अचानक से पोस्चरल कंट्रोल खत्म हुआ, सर गिरा, फिर होश में आ गए 1 2 सेकंड में, फिर पढ़ रहे हैं। ऐसे होता है कि कोई हो सकता है आसपास के लोग समझें कि नींद में है, लग रहा है नींद में है, लेकिन वो नींद में नहीं है, वो पढ़ रहे हैं, बुक है सामने, बुक है, और अचानक से पोस्चरल कंट्रोल गायब। ठीक है, तो जैसे जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्टूडेंट है और इनका ये सर है, इनका जो सर है, ये जो नेक की मसल्स होती हैं, ये जो हेड है, हेड, जो सर है, ये टर्न डाउन, कि सर नीचे गिर जाता है, टर्न डाउन, हेड नीचे गिर जाता है। और अगर पैर की मसल में हुआ तो पर्सन ही पूरा नीचे गिर जाएगा। और इसमें जो पोस्ट इक्टेरल जो फेज होगा, पोस्ट इक्टेरल फेज में पेशेंट जो है, यानी कि जब झटका खत्म होता है तो तुरंत पूरा नॉर्मल रहते हैं, लोग होश में रहते हैं। तो पोस्ट इक्टेरल फेज जो होता है उसमें कॉन्शियसनेस रहते हैं, कॉन्शियसनेस रहते हैं, पूरा नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, ये AIAPGT का क्वेश्चन है 2023 का, और मेडिकल अफसर वाले एग्जाम में भी पूछा गया था 2024 में। ठीक है, क्वेश्चन एक ही बात थी, बिल्कुल डिफिनेशन पूछा गया था। आप क्वेश्चन देखेंगे तो बस यही बात लिखी गई थी, एक पेशेंट है जिसमें सडन लॉस ऑफ पोस्चरल कंट्रोल हो रहा है, सडन लॉस ऑफ पोस्चरल कंट्रोल हो रहा है विथ नॉर्मल पोस्ट एक्टिरल फेज या पोस्ट एक्टिरल कॉन्शियसनेस, इस शब्द का यूज किया गया था। तो आपके हिसाब से कौन सा उसमें सीजर है, बस यही बताना था। एटोनिक सीजर है। अगली अगली टाइप, अगली वैरायटी, वो तो एटोनिक सीजर की बात हो गई। दूसरा है क्लोनिक, को कहीं पे क्लोनिक लिखा रहे या मायोक्लोनिक लिखा रहे, बात एक ही है, क्लोनिक हो या मायोक्लोनिक हो। ठीक है, बात एक ही होती है। क्लोनिक का मतलब सडन, सडन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जो अगला जो टाइप है, फिफ्थ, दैट इज मायोक्लोनिक, मायोक्लोनिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर्स। मायोक्लोनिक सीजर में ये होता है कि सडन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ऐसे अचानक से नॉर्मल है, सडन कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे इनको कह दिया गया कि लो सूप पियो, ठीक है, स्पून से निकाल निकाल के सूप पियो, सूप पी रहे हैं, एक एक चम्मच पी रहे हैं, अचानक से झटका हुआ, हाथ की मसल्स में सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सूप इधर चला जाएगा सामने वाले पे, ऐसे चला जाएगा।
ठीक है, देयर इज सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, जिसे जर्क के नाम से जाना जाता है। जर्क, झटके लगते हैं, जर्किंग इन मसल। लोग बताएंगे कि यार साहब हमारा दोस्त है, बैठा हुआ था, सब लोग आपस में बात कर रहे थे, बैठे बैठे पता नहीं क्या होने लगा इनको। ठीक है, सडन होता है। और जैसे जैसे मान लीजिए कि लोग बताएंगे कि यार सब बैठे हैं, हमारा दोस्त था, तो लोग बैठे हुए थे, पार्टी कर रहे थे, या उधर कहीं इधर उधर की पंचायत कर रहे थे। ठीक है, जैसे तो मान लीजिए कि पैर अचानक से इनका मुड़ने लगा, पैर जो है अचानक से पंजा ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे झटके होने लगे। इसमें ऐसे ही होता है कि जैसे दूध पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, अचानक से ऐसे हो गए, चाय पी रहे हैं, जैसे मान लीजिए गए चाय की दुकान पे, लाओ भैया चाय लाओ, चाय पिलाओ, चाय वाले ने चाय दिया, अचानक से ज्यों पकड़े त्यों झटका आ गया, तुरंत जो है जर्क आ गया, चाय गिर गया, फेंक दिया चाय वाले के ही ऊपर। ऐसा भी होता है। ठीक है, कि जर्किंग इन मसल। सडन एंड ब्रीफ होता है, ब्रीफ का मतलब बस थोड़ी देर के लिए ही होगा, सडन एंड ब्रीफ। और ज्यादातर देखा गया है, ज्यादातर होने को जागते समय भी होता है, सोते समय भी होता है, लेकिन ज्यादातर सोते समय होता है। मोस्टली इसको देखा गया है, होने को कभी भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ऑब्जर्व किया गया है, ऑब्जर्व ड्यूरिंग स्लीप। लोग बताएंगे कि यार सब सोया था ना, तो ऐसे अचानक से पता नहीं क्या सोने में इनको होता है। ठीक है, कन्वर्जन ड्यूरिंग स्लीप, लेक्सिस, कैंट रिपर्टरी में एक ही दवाई है, रूमेक्स। ठीक है, इस सिम्टम पे। इसका जो वजह है, काज, काज, काज है पहला, तो पहला वजह है मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस, मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस है, यानी कि ग्लूकोज कम है हो सकता है, या हो सकता है कि कैल्शियम कम हो, या विटामिन B12 कम हो। दूसरा, कि कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई डैमेज है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज है, कोई स्ट्रक्चर बनना था, स्ट्रक्चरल डैमेज। ठीक है, या एक शब्द हम लोग लिखेंगे इंपॉर्टेंट, एनॉक्सिक डैमेज। एनॉक्सिक डैमेज, जैसे लोग बताएंगे बच्चों में कि यार सब बच्चा हुआ, जब पैदा हुआ ना तो रोया नहीं था, 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद रोया, और उस 1 मिनट का समय, जन्म के 1 मिनट का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस समय हो सकता है कि ब्रेन के कुछ हिस्से डैमेज हो गए हों, ब्रेन के कुछ हिस्से डैमेज हो गए हों। ठीक है, एनॉक्सिक का मतलब ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से। तो आपसे क्वेश्चन ये रहेगा, पूछा जाएगा कि एनॉक्सिक डैमेज कौन से टाइप के सीजर को प्रोड्यूस करते हैं। मायोक्लोनिक सीजर, जिसमें झटका आता है, सडन झटका आएगा, जर्क। ठीक है, जरूरी नहीं कि हाथ में ही आए, सर में भी हो सकता है। जैसे खड़े हैं, वेलकम मूवी आपको अगर याद हो तो, जैसे उसमें ऐसे ही इस तरह के जो हेड के जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, ठीक है, तो कहीं पे भी मूवमेंट्स हो सकता है सडन। ठीक है, मायोक्लोनिक सीजर्स। अगली बात, एपिलेप्टिक सीजर। 6 जो वैरायटी है, जो टाइप है, दैट इज एपिलेप्टिक सीजर, एपिलेप्टिक सीजर। इसमें ये होता है कि देयर इज एक मोमेंट होता है। ठीक है, कि जैसे ये हाथ है, इसको मोड़ रहे हैं, इसको फ्लेक्शन बोलते हैं। अब ये जरूरत से ज्यादा होने लगे, अपने से मुड़ने लगे, तो ये एबनॉर्मल है, झटका है। ठीक है, अब जैसे हाथ को फैला रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं,
अब यही एक्सटेंशन जरूरत से ज़्यादा होने लगे, अपने से होने लगे, तो ये झटका है। ठीक है, तो देयर इज हाइपर, इस वाले झटके में देयर इज हाइपर फ्लेक्शन, हाइपर फ्लेक्शन या हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ प्रॉक्सिमल मसल्स। प्रॉक्सिमल मसल्स का होता है कि जैसे ये है, ये ऐसे होने लगा, एकदम एक्सटेंट होने लगा, एकदम पोस्चर गड़बड़ होने लगा। ठीक है, ऑफ प्रॉक्सिमल मसल्स, ये प्रॉक्सिमल मसल्स का होता है इस वाले झटके में, एपिलेप्टिक सीजर्स में। देयर इज हाइपर फ्लेक्शन एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ प्रॉक्सिमल मसल्स। इस बीमारी में प्रॉक्सिमल मसल्स के साथ साथ, प्रॉक्सिमल मसल्स के साथ साथ ये धड़ की जो मसल्स हैं, धड़ का मतलब ये जैसे सर है, पीछे से हम लोग किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, और ये जैसे स्केपुला है, स्केपुला है, तो यहाँ की जो मसल्स हैं, इन्हें इन्हें ट्रंक की मसल के नाम से जाना जाता है। ट्रंक, यहाँ की ये सब जो मसल हैं, ये सब भी ऐंठने लगती हैं, तो पोस्चर सब गड़बड़ होने लगता है, इधर से ऐंठने लगती हैं, या तो एक्सटेंशन होने लगेगा या फ्लेक्शन होने लगेगा। ठीक है, ट्रंक मसल्स आर आल्सो इन्वॉल्व, ट्रंक मसल्स आल्सो इन्वॉल्व होती हैं। ये इस समय का जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, सेंट्रल पूरे नर्वस सिस्टम का, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये सीजर सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है। इन बातों को हम लोग समझे हैं, और इसको और समझिएगा, जो कंफ्यूजन होगा बताइएगा। फाइनली हम लोग इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद जो अगली टॉपिक है, अगला बात है, तो हम लोग कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।